हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट की इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती हैं या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। और आज जैसा कि तीसरा T20I खेला जाना था इंडिया वर्सेस श्रीलंका के बीच में पालेकिले में, और ये जैसा मैच था वैसा ही एक्सपेक्टेड हुआ भी। बहुत सारे ट्विस्ट, बहुत सारे टर्न्स एंड काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा श्रीलंका का, स्पेशली उनके 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 बॉलर्स के द्वारा, जिन्होंने श्रीलंका को इस मैच में वापसी कराया और एक समय पे ऐसा पोजीशन पे ले आए थे जहाँ पे श्रीलंका की जीत सुनिश्चित नज़र आ रही थी। लेकिन बाउंस बैक करते हुए स्पेशली सूर्य कुमार यादव की टीम ने पहले तो ये मैच टाई कराया, सुपर ओवर में लेकर गए और वहाँ से फिर वो मैच को जिताए। एक एक करके बात करेंगे सब कुछ धीरे धीरे, और विशेष करके बात करेंगे, खुल करके आज बात करेंगे। आज बहुत समय है अपने पास। सबसे पहले तो चरित असलंका ने आज टॉस जीता। टॉस जीत करके इंडिया को पहले तो आमंत्रण किया कि आप बैटिंग फर्स्ट करें। पिच पे काफ़ी रेन था, मॉइस्चर था और बारिश की वजह से एक समय ऐसा लग रहा था कि ये मैच आज बारिश की भेंट चढ़ जाएगा। लेकिन बारिश रुकी और क्यूरेटर ने बहुत ही अच्छा मेहनत किया, पिच तैयार की, ग्राउंड तैयार किया कि खेल ये संभव हो सके। और मज़ेदार बात ये थी कि एक भी ओवर यहाँ पे कटे नहीं, पूरे 20-20 ओवर का मैच यहाँ पर देखने को मिला। और श्रीलंका की तरफ से जो उनके डेब्यूटेंट थे चामिंडू मैं नाम बोल रहा हूँ उनका, चामिंडू विक्रमसिंघे शायद, आई थिंक, हाँ विक्रमसिंघे डेब्यू कर रहे थे आज। और उन्होंने जो स्पेल डाला आज स्टार्टिंग में 4 ओवर में 17 रन दे करके 1 विकेट, और संजू सैमसन का जो उन्होंने विकेट लिया, उसके बाद आपके यशस्वी जायसवाल हो गए, और यशस्वी जायसवाल हो गए, संजू सैमसन हो गए, रिंकू सिंह हो गए, सूर्य कुमार यादव हो गए। एक के बाद एक कर ये चारों विकेट गिर गए, जो कि अनलाइकली थी। मतलब टीम इंडिया ऑलवेज उनके जो स्टार्ट्स थे वो बहुत ही अच्छे हो रहे थे इस टूर्नामेंट में, और वो मतलब अनलाइक जो प्रीवियस स्टार्ट्स उन्होंने दे रखा था उसके आज विपरीत हुई, और टीम इंडिया मात्र 40 रन के स्कोर पर शायद 4 विकेट के लॉस पे चली गई थी। 30 रन के स्कोर पे 4 विकेट खो दिया था 5.4 ओवर के में, और इस पे अपने कैप्टन का भी विकेट जा चुका था, सूर्य कुमार यादव का। लेकिन वहाँ पर शुभमन गिल खड़े रहे, और शुभमन गिल ने एक चीज़ इंश्योर कराया कि उस सामने वाले एंड से विकेट नहीं गिरेगी और एक वो लंबी पारी खेलना चाह रहे थे। लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई भी वहाँ पर बैट्समैन मौजूद नहीं था, क्योंकि एक करके गिर गए थे 4 विकेट आपके बहुत जल्दी। शिवम दुबे आते हैं। शिवम दुबे ने थोड़ा बहुत पिच पर रुक करके खेलने की कोशिश की, 14 बॉल पे 13 रन जरूर बनाए उन्होंने। लेकिन शिवम दुबे का भी जो विकेट जो है वो 48 रन के निजी स्कोर पर गिर जाता है। टीम इंडिया 50 रन से पहले ही 5 विकेट खो देती है, और ओवर शायद तकरीबन 9 ओवर हो चुके थे। वहाँ से फिर रियान पराग आते हैं बैटिंग करने के लिए। वो रियान पराग जिसको टीम में जगह नहीं दे रही थी, बहुत सारे ट्रोल्स का सामना करना पड़ रहा था उनको लास्ट 2-3 मैचों से। लेकिन रियान पराग ने आज आ करके जो एक कमेंडेबल इनिंग खेली, मतलब छोटी रही, शॉर्ट रही, और 48 के स्कोर से लेकर के फिर वो 54 रनों की जो पार्टनरशिप की वहाँ पर, उस 54 रन की पार्टनरशिप की बदौलत टीम इंडिया 100 रन के ऊपर पहुंची। और एक समय पे ऐसा लग रहा था कि अगर शुभमन गिल और रियान पराग अगर टीम में मतलब लास्ट तक खेल जाते हैं, तो ये टीम इंडिया की 145-150 रन तक जा सकती है। लेकिन वहाँ पे श्रीलंका ने फिर से बाउंस बैक किया। बॉलर्स जो स्पेशली श्रीलंका ने यहाँ पे 4 स्पिनर्स खिला रखे थे, और स्पिनर्स को बहुत मदद दे रही थी ये पिच। मतलब इतनी शार्प टर्न हो रही थी। एक होता है टर्न होना, एक होता है शार्प टर्न होना। शार्प टर्न में आपको समझ में नहीं आता है कि बॉल आगे जाए या पीछे जाए। आगे की बॉल आप पीछे खेल देते हो, पीछे की बॉल आप आगे खेल देते हो, तो वहाँ पर आउट होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। और इसी असमंजस में शुभमन गिल ने अपना विकेट खो दिया। वो आगे बढ़े, लेकिन बैट के इतने दूर से बॉल शार्प स्पिन होकर के बाहर निकली कि उन्हें समझ में नहीं आया, और वो स्टंप आउट हो गए। और उसके जस्ट अगले ही ओवर में रियान पराग भी आउट हो जाते हैं। तो टीम इंडिया 106-107 पर ऑलमोस्ट 7 विकेट खो देती है। 105 रन पे ही 7 विकेट खो देती है। वहाँ पर रवि बिश्नोई और वाशिंगटन सुंदर बैटिंग करने आते हैं, और वो दोनों मिलकर के टीम का टोटल जो है वो 137 तक पहुँचा देते हैं, जो कि बहुत ही वाइटल था इस तरीके के पिचेस पे 137-140 रन पहुँचना।
इससे कॉन्फिडेंस टीम इंडिया को बहुत मिला कि यार ये पिच थोड़ी ख़राब है, उस तरीके की बैटिंग पैराडाइज पिच नहीं है जैसा कि पहले वाले मैचेस में थी, तो यहाँ पर चेस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन श्रीलंका ने इतनी अच्छी शुरुआत दी और जिस तरीके से श्रीलंका खेलते आ रही थी इस टूर्नामेंट में कि उनके ओपनर्स, अनलाइक इंडिया इस वाले मैच में, इंडिया के यहाँ पर ओपनर्स नहीं चले, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन नहीं चले, जो लोअर मिडिल ऑर्डर है वो चली थी इंडिया की। सेम श्रीलंका की अपोजिट हुई। श्रीलंका के जो ओपनर्स थे और जो नंबर 3 बैटिंग करने आए कुशाल परेरा, उन लोगों के बीच में बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हुई और एक समय पे श्रीलंका जो कि मतलब 110 रन पर आप 1 विकेट आउट थे, वहाँ से आप मैच मतलब किस तरीके से इस पोजीशन पे आ गए वो अनबिलीवेबल है। मतलब टीम इंडिया, ये मैच अगर टीम इंडिया हार भी जाती ना तो भी मेरे लिए बहुत बड़ा गर्व का बात था, क्योंकि इतने प्लस पॉइंट्स थे इस मैच में। टीम इंडिया के पास ना तो अक्षर पटेल था, ना हार्दिक पांड्या था, ना यहाँ पर उन्होंने अर्शदीप को खिलाया और ना ही ऋषभ पंत को खिलाया। 4 स्पेशल T20 प्लेयर को आप बाहर बिठा के रखे और उसके बाद यंगस्टर को मौका मिला। यंगस्टर्स में आज जो जुझारूपन का रूप दिया ना, मतलब ये सारी जो चीज़ें होती है ना, ये आपको एक टीम, मतलब एक अच्छी टीम से एक बेहतरीन टीम बना देती है। जो आप फाइटिंग स्पिरिट आप डालते हो कि हम हार तो रही हैं, जी जान लगा करके हारे, तो अगले टीम को भी लगे कि हाँ यार इनसे जीतना बहुत टफ है। एक मैसेज जाना जरूरी है कि ये फाइट करती है ये टीम, और आज इंडियन टीम ने वही किया। बहुत सारे पॉजिटिव है यार। मतलब आप देखो 17वें ओवर में, 18वें ओवर में जब खलील अहमद बॉलिंग करने आया तो उस समय श्रीलंका को 3 ओवर में 21 रन चाहिए थे। वहां से खलील अहमद ने वाइड और एक्स्ट्रास दे करके 2 ओवर में 9 रन के टोटल पे ले आया। 21 से सीधा 9 पे, जहां पर 6 रन बनाना भी मुश्किल पड़ रहा था एक ओवर में, वहां पर खलील अहमद ने, यंगस्टर है वो, उसको आप कुछ बोल नहीं सकते, इनएक्सपीरियंस है, प्रेशर में आया, हो सकता है उसके हाथ से वाइड छूट रही हो या बॉल ग्रिप नहीं हो रहा हो, बहुत सारे XYZ रीजन हो सकते हैं, लेकिन वो एफर्ट्स दे रहा था, उस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। तो वहां से वो 9 रन पे लेकर आया। उसके बाद उसी ओवर में जब खलील अहमद वाइड फेंके जा रहे थे, दूर से दौड़ता हुआ सिराज उसके पास आया, कॉन्फिडेंस दिया, उससे बात की, कोई बात नहीं, प्रेशर नहीं लेने का, जो आपका बेस्ट है, जो आप अभी तक करते आए हो उस पर आप फोकस रहो और कुछ ना कुछ आप बेटर कर लोगे। वहां से जब खलील अहमद का ओवर खत्म हुआ, उसके बाद सिराज बॉलिंग करने आए, तो सरप्राइज ये रहा कि सिराज को बॉलिंग ना देते हुए सूर्य कुमार ने एक मास्टर स्ट्रोक चला कि वहां पर रिंकू सिंह को बॉलिंग पे लगाया। जस्ट इमेजिन, रिंकू सिंह अभी तक कोई भी इंटरनेशनल करियर में बॉलिंग नहीं की है। 2 ओवर में 9 रन चाहिए, और क्या कॉन्फिडेंस दिया है कैप्टन ने अपने टीम मैनेजमेंट को, अपने बॉलर को, कि आप हारते हो मेरे को कोई परवाह नहीं, एफर्ट्स डालो। और रिंकू सिंह ने वहां पर डिसअपॉइंट नहीं किया, उस ओवर में 2 विकेट निकाले, और स्पेशली कुशल जनित परेरा का विकेट जो आया वो वहां से टर्निंग पॉइंट मैच का बना, क्योंकि कुशल जनित परेरा अगर वहां पर मैच पे होते, मैच इंडिया हार चुकी होती। उस ओवर में रिंकू सिंह ने सिर्फ 3 रन दिए और 2 विकेट निकाला, वहां से कॉन्फिडेंस आया। अब मुझे लगा कि हो सकता है खलील अहमद का ओवर रोक दिए, खलील अहमद को लास्ट ओवर न देने के लिए, क्योंकि 3 ओवर बचे थे जब खलील अहमद बॉलिंग करने आया था, तो उस समय 2 ओवर खलील के थे और 1 ओवर सिराज का था। लेकिन 18वां ओवर खलील अहमद का बहुत बुरा गया, तो मुझे लगा कि हो सकता है रिंकू सिंह को यहाँ पे इसलिए बॉलिंग दे दी गई कि खलील का हम 1 ओवर निकाल लेते हैं और लास्ट ओवर हम सिराज के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फिर सूर्य कुमार यादव की कैप्टेंसी को आपको दाद देना पड़ेगा कि वहां पर उसने जब लास्ट ओवर बच गई थी, वहां पर श्योर शॉट कोई भी बॉलर होता सिराज को दे देता, कोई भी कैप्टन होता सिराज को देता, क्योंकि वो उसका स्ट्राइक बॉलर था, वो उसका प्रीमियम बॉलर था। लेकिन सूर्य कुमार ने यहाँ पे गैम्बल किया, खुद बॉलिंग करने आया, वो खुद बॉलिंग करने आया और बॉलिंग ऐसी की उसने कि मानो वो प्रीमियर बॉलर है और बहुत एक्सपीरियंस उसको बॉलिंग करने का। इस तरीके से वहां पर सूर्य कुमार आया और स्टार्टिंग के 2 बॉल उसने डॉट निकाले। पहला बॉल तो डॉट निकाला उसने, दूसरे बॉल पे विकेट लिया उसने। पहला बॉल जो शार्प टर्न हुआ ना, मतलब टर्न एंड बाउंस के साथ,
7 टर्न प्लस बाउंस, बैट्समैन को समझ में ही नहीं आया। उसके बाद बैट्समैन ने 6 लगाने की कोशिश की और वहां पर वो अपना विकेट खो देता है, और मुझे भी लगा था कि वो ऑलमोस्ट वो 4 चले गए हैं, लेकिन वहां पर सूर्य कुमार ने फील्डर तैनात करके रखा हुआ था और वो कैच लिया वहां पर। उसके बाद वेरी नेक्स्ट बॉल पर फिर सूर्य कुमार यादव ने विकेट निकाला वहां पर आपके थिक्शना का, जो कि एक अच्छे बैट्समैन माने जाते हैं कि हाँ 4 बॉल पे 4 रन चाहिए। थिक्शना इज ए वेरी गुड बैट्समैन फॉर दैट कंडीशन, बट कुदरत को कुछ और मंजूर था। टीम इंडिया की जो एफर्ट्स थे वो दिख रही थी, उसको कुछ और मंजूर था, और वहां पर थिक्शना के भी विकेट आउट होती है। अब चाहिए होते 3 बॉल पर 6 रन, वहां पर एक सिंगल आता है सूर्य कुमार यादव की बॉल पर, तो अब चाहिए होते 2 बॉल पर 5 रन। यहाँ पर एक मिस्टेक हो जाती है सूर्य कुमार यादव से कि जब वो बॉलिंग करते हैं, बैट्समैन हिट करता है, हिट उतनी अच्छे से लगी नहीं, फील्डर के पास जाती है बॉल, फील्डर थ्रो करता है, सूर्य कुमार यादव के पास बॉल आ जाती है। अगर वो अपने ही एंड पर रहते, वो विकेट पे मार देते तो वो आउट था बैट्समैन, लेकिन उन्होंने कीपर की ओर थ्रो किया, तब तक दोनों साइड के बैट्समैन अपने अपने क्रीज पे पहुंच चुके थे, तो 2 रन काउंट होते हैं। उसके बाद एक बॉल पर 3 रन चाहिए होता है, 2 टाई के लिए चाहिए होता है, और जो बैट्समैन थे वो सीधा आपके लॉन्ग ऑफ की ओर खेलते हैं, और लॉन्ग ऑफ ने वहाँ से थ्रो किया, थ्रो करते करते 2 रन बना लेते हैं, तो ये मैच वहाँ पे टाई हो जाता है। और सूर्य कुमार यादव उस समय भी स्माइल कर रहे होते, चाहता तो कोई भी बैट्समैन होता तो वो मतलब कीपर होता या फिर कोई भी अगर कैप्टन होता तो वो थोड़ा झुंझुना जाता कि यार ये मैच जीता हुआ था हमारा, हम कैसे टाई कर लिए। लेकिन सूर्य कुमार यादव ने कूल काम कंपोज होकर के एक अपना नेचर पूरा का पूरा बदल दिया, क्योंकि आज से 5 साल पहले का जो सूर्य कुमार यादव था, जो 7 साल पहले का सूर्य कुमार यादव था ना, उस पर बहुत सारे केसेस थे, स्पेशली बैड बिहेवियर्स के। उनके जो टीममेट्स हैं दीपक हुड्डा, उनके साथ उनका, दीपक हुड्डा बोल रहा हूँ, आपके उनके टीममेट्स हुआ करते थे, उनके साथ उनका थोड़ा सा फड्डा हुआ था, और इसकी वजह से उन दोनों को फटकार भी लगी थी मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से। लेकिन वहां से सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को पूरा बदल दिया, एक अच्छा नेचर, एक गुड बॉय बनकर आया, एक कूल काम कंपोज प्लेयर बनकर आया, फील्ड पर हंसने वाला, स्माइलिंग फेस, और सामने वाले को ये दिखाना, सबसे बड़ी बात कि उस जगह पर बॉलिंग करने के लिए कोई भी आ सकता था, सूर्य कुमार किसी को भी दे सकता था, लेकिन वो खुद आया। मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात थी, जब कैप्टन खुद आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है ना कि नहीं मैं जाऊंगा, मैं करूंगा, हारे तो मेरे ऊपर आएगी, मेरी टीम पर कोई बात नहीं आएगी। वो करेज जो था वहीं पर असली विजेता टीम इंडिया थी। वो करेज जुटाना मामूली चीज़ नहीं है। बहुत सारे प्लेयर्स को मैंने देखा है कि किसी और को बॉलिंग दे दिया और मैच हार भी गए तो कोई बात नहीं, चलो यार बॉलर उसने जो हरवा दिया, इसने हरवा दिया, लेकिन वो नहीं किया इस तरीके से। वो मेरे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था। मैच टाई होता है और अब सिचुएशन के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग, अब श्रीलंका को फर्स्ट बैटिंग करनी थी और उसके बाद इंडिया को वो रन चेस करने थे। श्रीलंका जब बैटिंग करने आती है तो उनके ओर से पथुम निशानका और मेंडिस आते हैं बैटिंग करने, पथुम निशानका और कुशाल परेरा आते हैं बैटिंग करने के लिए। लेकिन और इधर से बॉलिंग करते हुए वाशिंगटन सुंदर को सूर्य कुमार ओवर देते हैं। वाशिंगटन सुंदर का पहला बॉल वाइड जाता है, दूसरे बॉल पर सिंगल आता है, तीसरे बॉल पर विकेट मिलती है कुशाल परेरा की। उसके बाद चौथे बॉल पर तीसरे बॉल पे ही आपको दूसरी विकेट मिल जाती है पथुम निशानका की। तो श्रीलंका यहाँ पर 2 रन ही बना पाती है, एक तो सिंगल लेती है वो उससे और एक वाइड से मिली होती है, तो 2 रन मिलती है। टीम इंडिया को बहुत ही आसान टोटल मिलता है चेस करने के लिए, मामूली सा 3 रन। वहाँ पर भी सूर्य कुमार यादव खुद बैटिंग करने आते हैं, खुद स्ट्राइक लेते हैं, नहीं मैं स्ट्राइक लूँगा, और पहला ही बॉल पे स्ट्राइक करके वो बाउंड्री लगाते हैं। तो ये मानो ऐसा लगता है कि जैसे ये जो सुपर ओवर था ना वो 12 बॉल का नहीं था, मतलब 6+6 12 बॉल का नहीं था, वो सिर्फ 5 बॉल में ही ख़त्म हो गया। 5 बॉल भी नहीं, मेरे को लगता है 4 बॉल के अंदर ये मैच ख़त्म हो गया। 4 बॉल में आपके एक सिंगल आई, 2 विकेट मिले और 1 बाउंड्री लगी, बस इतना ही टोटल था, इतना ही कसवा। लेकिन इंडिया के पास वाइट वॉश किया उन्होंने ये टूर्नामेंट को। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स कोई टीम अगर वाइट वॉश किसी को की है तो वो 9 टाइम्स है, और टीम इंडिया की ही वो 9 टाइम्स है। पाकिस्तान 8 टाइम्स वाइट वॉश किया है किसी भी टूर्नामेंट को, और पाकिस्तान से हमारा मुकाबला नहीं है।
वी डोंट कंसिडर पाकिस्तान एज आवर कॉम्पिटिटर और एज आवर पीयर। उनका मुकाबला दुनिया की जो और टीमें हैं उनसे है, हमारा मुकाबला हमारे खुद से है। और जिस दिन आप अपना मुकाबला खुद से करने आ जाते हैं ना, कोई टीम आपको नहीं हरा सकती। अगर आप हार भी रहे हो ना, आप हारते नहीं, आप सीखते। मैंने बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल देखे हैं जहाँ पर टीम धराशाही हुई है और वहाँ से उठी है। प्राइम एग्जाम्पल इंग्लैंड का 2015 के वर्ल्ड कप में इंग्लैंड जिस तरीके से मार खाई थी और जिस तरीके से वो टूर्नामेंट से बाहर हुए थे, वो टूर्नामेंट इंग्लैंड को झंझोर कर रख देता है। और उसके बाद उन्होंने एक टेम्पो सेट करते हैं वो, कि अब हम इस तरीके की मुर्दाइल क्रिकेट नहीं खेलेंगे, हमारा एक फायर ब्रांड होगा, हम 300 रन भी मिलेगा, हम 40 ओवर में चेस करेंगे। हम अगर फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं तो हम 300 नहीं, हम 380 पे जाएंगे। वो 380 बनाते बनाते अगर हम ऑल आउट भी हो जाते हैं तो भी परवाह नहीं, लेकिन हम इसी तरीके से खेलेंगे। विकेट गिरता है, हम अपनी स्कोर रेट और बढ़ा देंगे। तो वो जो टेम्पो सेट करना होता है ना, वो जो झंझोर के रख देती है क्रिकेट, वो इंग्लैंड भी कर चुका है उस तरीके से, ऑस्ट्रेलिया ने भी किया है, टीम इंडिया ने भी अपना जो स्टाइल था वो बदला था खेलने का। और अब जो ये जो टीम आई है ना, इसके सारे प्लेयर्स को पता है कि अगर मुझे टीम में बने रहना है, मेरे को हर मैच परफॉर्म करना होगा। क्योंकि अगर परफॉर्मेंस नहीं आती है ना, तो अब अकाउंटेबिलिटी होती है। पहले आप स्टारडम में खेल जाते थे, अब वो नहीं हुआ, क्योंकि पुल बहुत बड़ा है और गौतम गंभीर किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। संजू सैमसन दोबारा आज डक पर आउट हुए, पिछले मैच में भी डक पे आउट हुए। मैं पिछले मैच में उनको क्रिटिसाइज नहीं किया, क्योंकि स्विच ऑन स्विच ऑफ करना बहुत मुश्किल होता है एक प्लेयर के लिए, और अचानक से खेलने बोल देना जबकि आपको पता है कि आप फर्स्ट चॉइस नहीं हो, तो वो मानता हूँ। लेकिन आज जो उन्होंने किया ना, वो क्राइम था। आज आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था, फर्स्ट बैटिंग कर रहे थे आपको यहाँ पर अपने कुछ रन्स बना लेने थे, उसके बाद आपको टीम के लिए रन बनाने थे। यहाँ पर आपको 50, 55, 70, 80 रन खुद बनाने थे, लेकिन इस तरीके से आपने नहीं खेला। और जब आप इस तरीके से नहीं खेलते हो ना, तो मेरे को लगता है कि ये संजू सैमसन का आखिरी टूर्नामेंट भी हो सकता है। मौके अब नहीं मिलेंगे, क्योंकि आज आपने 2-3 कैचेस भी छोड़े हैं। ऑल्दो हम जीत गए, लेकिन जीत में आपकी जो गलतियां हैं ना, उसको और उजागर करना चाहिए, तब इम्प्रूवमेंट आती है। आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आप अपनी गलतियों से सीखिए, और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करना है तो आप अपनी गलतियों से नहीं, जो दूसरे गलती कर रहे हैं उनसे सीखिए। तो व्हाट ए मैच, व्हाट ए टूर्नामेंट। अंपायर्स का बहुत ही ज़बरदस्त सराहनीय होना चाहिए। जो अंपायर्स यहाँ पर, मतलब बहुत क्लोज कॉल्स देखा है मैंने, और अंपायर के राइट डिसीजन गए हैं उस क्लोज कॉल्स में। बहुत रेयर होता है। श्रीलंकन लोकल अंपायर्स थे और बहुत ही ज़बरदस्त अंपायरिंग हुई है इस टूर्नामेंट में, नो डाउट अबाउट इट। श्रीलंका की जो बॉलिंग यूनिट थी वो आज क्लिक हुई, बैटिंग उनका अगेन वही 1, 2, 3 अच्छा खेले, उसके बाद फिर कोई स्कोर नहीं। चरित असलान का ये सीरीज़ को, ये टूर्नामेंट को एज ए बैट्समैन भूलना चाहेंगे। बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस रहा। दसुन सना का 2 मैच खेले, दोनों में डक बनाया उन्होंने। रमेश मेंडिस आए, कामिंडू मेंडिस आए, पूरी मेंडिस फैमिली यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन रिजल्ट वो नहीं दिख रहा है। आपको एज ए यूनिट, आपको एज ए टीम खेलना होगा, और जब आप एज ए यूनिट और टीम खेलोगे, आप बहुत ही अच्छा टीम लगते हो। मुझे आई फील वेरी बैड फॉर सनत जयसूर्या। जिस तरीके से वो आज पूरे मैच को चीयर अप कर रहा था, जिस तरीके से वो मैच को देख रहा था, उसको जीतना आज डिजर्व करता था। हाथ में मैच था ये आपकी, इससे सरल मुकाबला इंडिया आपको कभी नहीं देगी, स्पेशली जब उनके 4 की प्लेयर्स नहीं खेले आज। उसके बाद वो उतरे मैदान जंग में और झंडा गाड़ दिया वहाँ। तो श्रीलंका को बहुत कुछ सीखने की, करने की ज़रूरत है। हर दिन कोई ना कोई आपको सेव करने नहीं आएगा, आपको एज ए यूनिट खेलना है। क्रिकेट इज़ ऑल अबाउट टीम गेम। टीम के साथ आपको खेलना है, टीम के लिए ही खेलना है। जब आप अपने लिए खेलने पे आ जाओगे, ख़त्म हो जाती है।
मुझे नहीं पता हसरंगा को क्यों प्रमोट किया गया जब आपके पास इतनी बड़ी लंबी बैटिंग ऑर्डर है। मतलब आई कांट इमेजिन यार, 110 पर आप एक विकेट आउट हो और आप 137 पे 7-8 विकेट गिर जाते हैं और आपको रन बॉल भी नहीं था यार उस समय हिट करने के लिए। वहाँ से आप मैच को इस तरीके से लेकर के जाते हो, ये क्रिटिसाइज करने वाली बात है। सनत जयसूर्या जैसे प्लेयर दे डोंट डिजर्व लाइक दैट। बहरहाल कोई नहीं, 2 अक्टूबर से ओडीआई मैचेस शुरू होना है। सारे इंडियन टीम जो ओडीआई प्लेयर्स है वो सारे पहुंच चुके हैं, सारे प्रैक्टिस सेशन कर रहे हैं। तो श्रीलंका की भी जो टीम है वो ऑलमोस्ट इसी टीम से मिलता जुलता टीम होगी उनकी, लेकिन उसमें धनंजय डिसिल्वा को मौका मिला है। इज वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेयर ऑफ श्रीलंकन डिसेंसी। तो हम बात करेंगे आगे कि किस तरीके से ये टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा, किस तरीके से आगे लेके जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम आपसे इजाज़त लेते हैं, मिलते हैं कल एक नए एपिसोड पे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।